नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ की खूबसूरती ही यहाँ की डाइवर्सिटी है। यहाँ हर जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। यहाँ कमाल की संस्कृति की ओर पूरी दुनिया हमेशा से आकर्षित होती रही है। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी इस डेमोक्रेसी में तमाम भिन्नताएं भी हैं। इसलिए हमारा संविधान यानी इस देश के लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ को इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि इसमें सख्ती के साथ साथ लचीलापन भी है, जिसके कारण समय के अनुसार इसमें बदलाव भी होते रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी आत्मा बहुलवाद पर आधारित हो, उसमें सबकी अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग रीति रिवाजों को देखते हुए लगभग हर धर्म का अलग पर्सनल लॉ है और तमाम एक्ट बनाए गए हैं। साथ ही साथ उनके उत्तराधिकार और संपत्ति कानून भी अलग हैं। सभी कानूनों में समय समय पर संशोधन भी होते रहते हैं। ताज़ा मामला भारत में एक बहुत छोटी आबादी वाले पारसी समुदाय से जुड़ा है। देश की सर्वोच्च अदालत में एक मामला पहुंचाया गया है जिसमें विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में बदलाव की मांग की गई है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं पारसी समुदाय से जुड़े ताज़ा मामले की। जानेंगे भारत में अलग अलग धर्मों के वैयक्तिक कानूनों को, साथ ही साथ समझेंगे संविधान में शामिल नागरिक कानून संहिता के प्रावधानों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत में पारसी धर्म के लोगों की संख्या बेहद ही कम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी संख्या 57,000 से थोड़ी सी ज्यादा है। इस धर्म के लोगों के पर्सनल लॉ आज़ादी के पहले बने कानून से संचालित होते हैं। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के जरिए जूरी सिस्टम से इस समुदाय में तलाक, बच्चों की कस्टडी और सारे वैवाहिक मामलों का निपटारा किया जाता है। इस समुदाय की महिलाओं का मानना है कि जूरी सिस्टम में बदलाव कर हिंदुओं की तरह फैमिली कोर्ट की व्यवस्था की जाए। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पारसी समुदाय में विवाह और तलाक के मामले पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के दायरे में आते हैं। इसमें जूरी सिस्टम का प्रावधान किया गया। देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा है जिसमें इस जूरी सिस्टम में बदलाव की मांग की गई है। हालांकि मुस्लिमों में एक बार में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के बाद केंद्र सरकार चाहती है कि पारसी समुदाय में तलाक और बच्चे की हिरासत समेत वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए जूरी सिस्टम बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट में पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक पारसी महिला की याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के उस दावे का विरोध किया है जिसमें तलाक समेत वैवाहिक विवादों के मामले में हिंदुओं और पारसियों के बीच कानूनी व्यवस्था में समानता बनाने की मांग की गई है। कोई लेडी है फ्रॉम पारसी कम्युनिटी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि उसका डिवोर्स, बच्चे की कस्टडी और मेंटेनेंस, ये तीनों चीज़ जो है हिंदू लॉज के अंडर कंसीडर किया जाए, क्योंकि पारसी लॉज में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। पारसी मैरिज जो होता है इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे कोई ये नहीं कहा जाता है कि इट्स राइट्स एंड रिचुअल्स विच आर टू बी परफॉर्म्ड एंड इट्स सैंक्रोसैंक्ट रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ हिंदू लॉ में ही है कि इट्स सैंक्रोसैंक्ट रिलेशन है। एक बार अगर शादी हो गई तो फिर 7 जन्मों का रिश्ता है। ये सब कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू लॉ में है, न पारसीज में है, न मुस्लिम्स में है, न क्रिश्चियन, कहीं नहीं है। तो प्रोबेबली फॉर द सेक ऑफ टेकिंग एडवांटेज थ्रू आउट, हो सकता है कि पूरी जिंदगी मुझे एडवांटेज कैसे मिलेगी अगर मैं हिंदू लॉ में आती हूँ। बेसिकली उसने ये क्लेम किया है। याचिकाकर्ता नाओमी सैम ईरानी का कहना है कि 1936 के कानून के तहत जूरी सिस्टम के जरिए फैसला बेहद अपमानजनक है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि पारसी समुदाय की महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं की तरह मध्यस्थता और निपटारे के लिए फैमिली कोर्ट सिस्टम की व्यवस्था मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र की ओर से कहा गया है कि 1936 का कानून एक पूर्व संवैधानिक कानून था और इसे पारसी समुदाय के रीति रिवाजों के अनुरूप माना जाता था। 1986 में पारसी पंचायत के न्यासी बोर्ड बॉम्बे की ओर से अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों के रूप में पहल की गई। इस पर अल्पसंख्यक आयोग ने उन प्रस्तावों पर विचार किया और सरकार को इसकी सिफारिश की। 1988 में हिंदू विवाह अधिनियम के समान पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि पारसी समुदाय एक विशेष समुदाय है जो भारतीय सामाजिक परिवेश का हिस्सा है। इस समुदाय को व्यक्तिगत कानून के क्षेत्र में अपने मूल्यों, रीति रिवाजों, विश्वासों और प्रथाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक महसूस किया गया था। पारसी समुदाय की संख्या बेहद कम है, इसलिए भी अलग तंत्र के माध्यम से इस धर्म के लोगों को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। बहुत छोटा सा एक्ट है, अगर आप उसको देखेंगे बहुत छोटा सा एक्ट है। सिंपल दो चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है। एक, कोई आशीर्वाद का कल्चर है उनके यहाँ, जो आशीर्वाद वाली कॉन्सेप्ट नहीं पूरी होगी तब तक वो मैरिज वैलिड नहीं होगा। बेसिक जो क्रक्स है अगर आप उनमें देखेंगे कि वन शुड बी मेजर। उनके यहाँ मेजॉरिटी की जो एज है 21 और 18 है आज भी, उसमें कोई चेंज नहीं है, आज भी वही माना जा रहा है। सेकेंड, नन ऑफ देम शुड बी मैरिड एंड थर्ड, आशीर्वाद मस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड एज पर रिचुअल। बस ये 3 कॉन्सेप्ट है। देखिए, पारसी हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, सब धर्म और जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोगों के अपने अपने कानून हैं। हमारी पार्लियामेंट ने भी उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के कानून बनाए हुए हैं। कुछ प्री इंडिपेंडेंस के हैं, कुछ स्वतंत्रता से पहले के हैं, कुछ स्वतंत्रता के बाद में हैं। पारसी समुदाय के लिए एक 1936 का एक्ट है जिसे हम पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट कहते हैं। उसके अंदर इसके प्रावधान दिए गए हैं कि उनके डाइवोर्स के क्या प्रावधान होंगे, उनका मेंटेनेंस का क्या प्रावधान होगा। इसके लिए प्रावधान 1936 के कानून में दिया गया है। इसके अलावा और कोई कानून नहीं है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा इशू आता है जो स्पेसिफिकली एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो कोर्ट जनरली जो उस धर्म के कस्टम और प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए निर्णय करती है। याचिकाकर्ता नाओमी सैम ईरानी ने 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी 11 साल पुरानी शादी को खत्म करने की गुहार लगाई थी। बाद में 2017 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। दरअसल पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में जो प्रक्रिया है उसके तहत किसी भी तरह की मध्यस्थता और समझौते की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में है। पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रावधान है कि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विशेष कोर्ट का गठन करें और उसमें 5 प्रतिनिधि भी हों जो मिलकर गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी जैसे मसले को तय करें। ये प्रतिनिधि ज्यूरी की तरह काम करे और बहुमत से फैसला ले। समस्या यहाँ आती है कि पारसी चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट साल में सिर्फ 1 या 2 बार बैठती है और तलाक के बढ़ते याचिकाओं को देखते हुए ज्यूरी सिस्टम के जरिए जल्द न्याय मिलने की आस पूरी नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनके पारिवारिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के लिए अलग अलग तरह के वैयक्तिक कानून है। वैयक्तिक कानून का मतलब उस कानून से है जो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के वर्ग पर लागू होता है, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी रहता हो। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और हर समुदाय के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, भारतीय उत्तराधिकार नियम 1925, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 वगैरह। इनके उत्तराधिकारी और संपत्ति कानून भी अलग हैं। इसी तरह मुसलमानों और सिखों में भी अलग पर्सनल लॉ है। हालांकि सभी कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं।
लॉज पहले से थे, वो क्या थे, ट्रेडिशनल फॉर्म में थे। सोसाइटी में हर जगह अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लोग डाइवर्सन करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने उन कोड, जितने भी लॉज थे, उनको एक कोडिफाई कर दिया, इकट्ठा करके, और उनको एक फॉर्मेट दे दिया। कोई भी लॉ ब्रिटिशर्स ने नए नहीं दिए, उसमें बहुत थोड़े से ही लॉज थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। रेस्ट जितने भी कोड है ना, ये सब यहाँ के जो ट्रेडिशनली लॉ चले आ रहे थे, मुगल पीरियड से पहले गुप्ता पीरियड से पहले मौर्य पीरियड, तो जितने हिस्ट्री में चलते आ रहे थे, उन्हीं लॉज को इन्होंने कोडिफाई किया। वैयक्तिक कानून की बात करें तो भारत में यह कानून ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था। वैयक्तिक कानून की ये प्रणाली भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर इसके विरोध के चलते इस बिल को 4 हिस्सों में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया गया। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट को का कोडिफिकेशन जो है ये 1955 में किया गया। 1955 में बहुत सारे हमारे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, ये इस तरह के 5-6 लेजिस्लेशन जो थे, ये 1955 और 1956 में पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के जरिए हिंदुओं में विवाह संबंधी कानून में संशोधन किया गया और इसे संहिताबद्ध किया गया। इसके जरिए वैध हिंदू विवाह की शर्तों को सरल कर दिया गया। इस कानून के तहत 2 विवाह को दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसके साथ ही इस कानून के जरिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यर्पण, न्यायिक पृथक्करण के साथ ही विवाह और तलाक के नियम भी निर्धारित किए गए। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी को सैंक्रोसैंक्ट माना गया। सैंक्रोसैंक्ट मतलब का यह है कि धार्मिक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। एक बार हो गया तो आपके लिए वो सारी जीवन का रिश्ता है, उसमें कोई टूट नहीं सकता, ठीक है। और एक मैरिज को किसी और चीज से कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता। डिवोर्स में भी जो एलिमनी है, एलिमनी ये नहीं है कि मैरिज टूटने के बदले कॉम्पेंसेशन है, नहीं। एलिमनी क्या है कि आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक अमाउंट हम दे रहे हैं। चूंकि मैं अपने साथ नहीं रख रहा हूं, तो इसलिए आप अपने आप को आगे जिंदगी में मेंटेन करते रहें, तो इसलिए हम आपको एक अमाउंट दे रहे हैं। वहीं 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके वारिसों, परिजनों या रिश्तेदारों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाएगा। इस कानून में मृतक के वारिसों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही मृतक की संपत्ति में उनको मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया गया है। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों में विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा होता है। इसके अलावा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 में ये व्यवस्था की गई कि सक्षम पुरुष या स्त्री किसी भी बालक या बालिका को गोद ले सकता है। इस कानून के तहत एक हिंदू स्त्री को स्वाधिकार से गोद लेने का अधिकार दिया गया। वहीं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों के भी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इस कानून में ये बताया गया कि किन किन परिस्थितियों में पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट साल 1937 में पास हुआ था। तभी से मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले इस एक्ट के तहत ही होते हैं। हालांकि शरीयत एक्ट के प्रासंगिकता पर कई बार बहस हो चुकी है। पहले ऐसे कई मामले आए हैं जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अधिकारों का धार्मिक अधिकारों से टकराव होता रहा है। इसमें शाह बानो केस प्रमुख है। शाह बानो मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया था। इस कानून के तहत ये जरूरी किया गया था कि हर एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। हालांकि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 का कानून बन जाने के बाद अब तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देना अवैध है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जो रूल्स पैगंबर मोहम्मद ने फ्रेम किए
वो बन गया उनका धर्म का बेसिक ग्रंथ। उसमें उन्होंने शादी से रिलेटेड भी फ्रेम किए, बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी। तो जो उसमें उन्होंने शादी और एक महिला और पुरुष के संबंधों के बारे में एक गाइडलाइन बनाई, दैट बिकेम देयर पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो उसमें 2 या 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शरीयत एक्ट है 1937 का, उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर के जो राइट्स हैं विमेन के, उसको लेकर के भी 2 कानून हमारे देश में लागू हैं, जो और दोनों प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के हैं। उसके बाद में इसमें कुछ अभी ट्रिपल तलाक को लेकर के अभी जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया था, और उस अमेंडमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल तलाक का एक पर्टिकुलर मेथड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, और वो एक और लॉ है। उसके अलावा जो उनके लॉज, पर्सनल लॉज होते हैं वो धर्म पर आधारित हैं, और जो रिलीजियस कोर्ट होती हैं वो उसके ऊपर डिसीजन लेती हैं। वहीं सिखों के पर्सनल लॉ की बात करें तो सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ना होकर आनंद कारज विवाह अधिनियम 2012 के तहत होता है। इसके लिए सरकार ने सिख संप्रदाय के लोगों की शादी के लिए बने आनंद कारज विवाह अधिनियम 1909 में संशोधन किया। दरअसल 1909 में बने इस अधिनियम में विवाह के लिए प्रावधान तो था, लेकिन विवाह के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। सिखों का जहाँ तक सवाल है, जनरली जैसा मैंने कि कहा कि ज़्यादातर हमारे जो हिंदूज़ को लेकर के लॉ बनाए गए हैं, हिंदू की डेफिनेशन में सिख, जैन और बुद्ध, ये सारे जो हैं उसी लॉ के अंदर कवर होते हैं। लेकिन सिखों के लिए एक अलग से आनंद मैरिज एक्ट का प्रावधान है, जिसमें कि उनकी मैरिज की जो सिस्टम है, जो रीति रिवाज हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके अलावा जितने भी हिंदूज़ के लॉ हैं वो सभी सिख कम्युनिटी के लोगों पर भी लागू करते हैं, क्योंकि उनको लॉ के अंदर हिंदूज़ के साथ में क्लब किया गया है। वहीं भारत में ईसाई विवाह 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत होता है। ईसाई विवाह पादरी या चर्च द्वारा नियुक्त व्यक्ति या विवाह रजिस्ट्रार के जरिए संपन्न कराया जाता है। भारत में ईसाई विवाह 1869 के भारतीय तलाक अधिनियम की शर्तों के तहत भंग किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समान नागरिक संहिता, इसका आसान शब्दों में अर्थ है एक देश एक कानून। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। 1840 में ब्रिटिश सरकार ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून का निर्माण किया, लेकिन जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ निजी कानूनों को छोड़ दिया। आज देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं, लेकिन मौजूदा सरकार का जोर है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। हालांकि इसे लेकर बड़ी बहस चलती रही है। समान नागरिक संहिता के बारे में संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में अनुच्छेद 44 के तहत सिर्फ एक लाइन जोड़ी गई थी। संविधान का अनुच्छेद 44 इस बारे में कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। एक समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया। देखिए, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे हम चैप्टर 4 संविधान का कहते हैं। उसमें आर्टिकल 44 के अंदर ये डायरेक्शन है स्टेट को कि स्टेट का एक प्रयास होना चाहिए कि वो देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। समय समय पर इसको लेकर के केंद्रीय सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चर्चा होती रही है। समय समय पर कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई हैं कि स्टेट को ये निर्देश दिया जाए कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं उनका आधार अधिकतर धर्म है, और हर धर्म के अंदर अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ताकि किसी के पर्सनल लॉ को ये अफेक्ट ना करे, उसको लेकर के अभी तक सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्णय नहीं लिया है।
वो विचार मंथन अब भी चल रहा है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है। ये जो कॉमन लॉ की बात हो रही है ना, कॉमन सिविल कोड की, ये कॉमन सिविल कोड और कुछ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो इंडिया में एक ही पर्टिकुलर कानून होगा किसी एक ऑफेंस के लिए या किसी एक सिचुएशन के लिए, और वो आपके धर्म के हिसाब से नहीं डिसाइड होगा। डिवोर्स होना है, सबका डिवोर्स एक तरह से होगा। मैरिज के परफॉर्मेंस है, रजिस्ट्रेशन है, एक तरह से होगा। बच्चा अडॉप्ट करना है, एक तरह। कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जितने भी सिविल लॉज हैं जो आपकी आम जिंदगी को अफेक्ट करती हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो धर्म के ऊपर बिना सोच विचार किए हुए आपको वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इस साल बजट सत्र के अंतिम दिन यानी 13 फरवरी 2019 को संसद ने पर्सनल लॉज संशोधन बिल 2018 पर सहमति बनने के बाद इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया था। लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। पर्सनल लॉज संशोधन बिल 2018 5 कानूनों में संशोधन करता है। जिन कानूनों में संशोधन के लिए ये बिल लाया गया, इसमें विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 का और संशोधन करने का प्रस्ताव है। इन सभी कानूनों में हिंदू और मुस्लिम विवाह, तलाक और सेपरेशन से संबंधित प्रावधान है। 2018 का जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका एक विशेष कारण था। जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं, कोढ़ के मरीज होते हैं, एक समय था जब कोढ़ जो था इसको छूत की बीमारी माना जाता था। तब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड नहीं थी, और हमारे बहुत से जो हिंदू लॉ के अंदर प्रोविज़न है वो ये था कि कोढ़ जो था वो एक डाइवोर्स के लिए ग्राउंड होता था, या उसके लिए बहुत सी डिसेबिलिटीज़ उसको दी जाती थी जो लेप्रोसी का पेशेंट होता था। 1918 के जो कानून बनाया गया, उसको बनाने का मेन कारण है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने और लॉ कमीशन ने ये प्रावधान किया कि मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के बाद में लेप्रोसी जो है वो फुल्ली क्योरेबल हो गई है। पर्सनल लॉ संशोधन बिल जो आया उसमें कई इनैक्टमेंट्स को उन्होंने छेड़ा है, जैसे ट्रिपल तलाक, वो भी उस पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का ही पार्ट है। तो सबसे जो हाईलाइटेड पोर्शन रहा था वो ट्रिपल तलाक रहा था। एंड तलाक तब वैलिड मांगा जाएगा जब वो तलाक प्रोसीजर जो डिफाइंड है शरिया में, मुस्लिम ग्रंथों में, पर्सनल लॉ में, अगर वो कंप्लीट प्रोसीजर माना जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, तब तो तलाक वैलिड है। अदरवाइज ये 3 बार तलाक बोल देने भर से तलाक वैलिड नहीं है। विडंबना ये रही है कि देश की राजनीतिक विसंगति के कारण किसी सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, क्योंकि अल्पसंख्यकों का मानना था कि एक समान नागरिक संहिता से उनके व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन होगा, जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा। इससे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉज में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार
और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे, जबकि मौजूदा वक्त में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉज यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। लॉ कमीशन ने देश में मौजूद कई पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है। कमीशन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य समुदाय से जुड़े पर्सनल लॉज का अध्ययन कर रही है ताकि उनमें वाजिब बदलाव किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।